और मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। टाइम लगा मुझे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, टाइम लगा, लेकिन मैं बाहर आ गया। और मैं खुश हूँ कि मैंने उस पर भी मात कर दी अपने विल पावर की वजह से। पता था ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन जैसे कि इंटरनेट्स पे मैंने पढ़ा था कि जब जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनके ट्रीटमेंट का खर्चा, और फिर मूवी में भी दिखाते हैं, कुछ सीरियल्स में दिखाते हैं। मतलब एक्चुअली वो फैक्ट रहती है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बहुत मुश्किल रहता है। मैं विदाउट ट्रीटमेंट बाहर आया उसमें से, मुझे खुशी है उस बात की। दुख इस बात का है कि मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। तो मैं उसकी बहुत सारी वजह थी, मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया है मेरी क्या वजह थी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल्स, फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस, मतलब कॉलेज में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वहाँ का स्टाफ रहता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इनमें कोऑपरेशन की बहुत कमी थी। जहाँ मैं था वहाँ पे भी ऐसे ही था, वहाँ कोऑपरेशन की बहुत कमी थी। मैं देखता था वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और अपना ट्रीटमेंट करा के जाते थे, उनके साथ उनके रिलेटिव भी आते थे। एक तो डॉक्टर और रिलेटिव के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता, पेशेंट और रिलेटिव और डॉक्टर, इन तीनों के बीच में भी कोऑपरेशन नहीं होता है। और सिर्फ स्टाफ में भी कोऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई बोलता है ये करना है, कोई बोलता है वो करना है, कोई बोलता है ये नहीं चलेगा, कोई बोलता है वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, आप अपनी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सब साथ में बैठिए, आपका स्टाफ डिस्कस कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब पेशेंट्स के सामने मत बताइए, क्योंकि पेशेंट्स पहले से ही परेशान रहते हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ रहता है। और आप जब ऐसे बातें करते हैं कि इनका कुछ हो नहीं सकता है, अभी इनको घर भेज दो, और बाद में ट्रीटमेंट के लिए बुलाओ, चेकअप के लिए बुलाओ, ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल मैंने सेट किया हुआ है, जो डॉक्टरों ने मुझे बोला गया था कि इनका कुछ हो नहीं सकता है, आज मैं अपनी आप सब कुछ कर सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी हो सके जल्दी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए और अपने आप को रिकवर कीजिए। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, टीवी पर एक प्रोग्राम था, एक एनजीओ है हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप कोल्हापुर, उनका था। वहाँ एक नंबर स्क्रॉल हो रहा था, मैंने वहाँ कांटेक्ट किया और मेरी सिचुएशन बता दी। तो वहाँ की जो फाउंडर है नसीमा हुर्जुक, उन्होंने मुझे फ़ोन पर सारी बातें पूछ ली, मैंने सब कुछ बता दिया, मेरी सिचुएशन क्या है क्या नहीं, क्या हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये एनजीओ है, संस्था है, हम ऐसे ही लोगों को उनका पुनर्वसन करते हैं, अपंग लोगों का, दिव्यांग लोगों का पुनर्वसन करते हैं। तब आप हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप आइए हमारे यहाँ पे कोल्हापुर। तो अब मैंने घर वालों से परमिशन मांगी कि मुझे अभी घर बैठना नहीं है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है। और घर वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतना हादसा हुआ था मेरे साथ, मतलब 2-3 इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट, डिप्रेशन, सुसाइड। तो वो मान नहीं रहे थे कि अपने से दूर करने के लिए। उनका भी कहना ज़रूर मतलब सही था कि अपनी नज़रों के सामने इतना कुछ हो रहा है तो नज़रों के पीछे क्या क्या होगा। फिर भी मैंने उनको मना लिया, मैं जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे साथ मेरे पिताजी आए थे छोड़ने के लिए मुझे। मैं पूरी तरह तैयार होके गया था वहाँ कोल्हापुर।
कोल्हापुर जाने के बाद मुझे मुझे पता चला कि उनका एक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट है, साइड है, वहाँ पे स्वप्न नगरी करके है उनका, वहाँ बुलाया मुझे। तो फिर मैं वैसे ही कंटिन्यू जर्नी करके वहाँ गया, पहुँचा और वहाँ देखा कि खुद फाउंडर व्हीलचेयर पे थे। उनके साथ भी बचपन में ही डांस प्रैक्टिस करते समय इंसिडेंट हुआ था, वो भी पैरालाइज थी। मैं भी हैरान हुआ कि इतना होने के बाद भी इन्होंने इतना कुछ खड़ा किया है, एम्पायर खड़ा किया है। और जिस समय मैं वहाँ गया, एक साथ 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग हैंडीकैप देखे मैंने। और उनकी सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का एक पैर नहीं था, कोई पैरालाइज था, कोई वॉकर पे चलता था, कोई ट्राइपॉड स्टिक लेके चलता था, कोई क्रचेस लेके चलता था, कोई पोलियो केसेस थे। इन सबको महाराष्ट्र के बाहर से वो लोग आए हुए थे, कर्नाटक से, बहुत जगह से आए हुए थे लोग। सब लोग एक जगह एक छत के नीचे रहते थे, काम करते थे और हंसी खुशी रहते थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो सुसाइड अटेम्प्ट जैसी बेवकूफ़ी जो की थी वो गलत थी, और शायद ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, तो मैंने किया था। ये लोग इतना इनके साथ होने के बाद भी कितने खुश है, कितने हैप्पीली है, कितने मतलब इंडिपेंडेंट है, घर वालों के ऊपर थोड़ा भी डिपेंडेंट नहीं हो, खुद कमाते हैं, खुद अपने खर्चे उठाते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर दिया। तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। बाद में 2 महीना जाने के बाद जैसे मेरा पिछला एक्सपीरियंस था कंपनी का, तो वहाँ के फाउंडर ने मुझे बुलवा लिया था और पूछा था कि आप देखिए क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस था वो अगर यहाँ यूज़ होता है, हो सकता है तो हम करेंगे। तो मैंने मेरा टैलेंट वहाँ यूज़ किया, काफ़ी कुछ चेंजेस किए हमने, और मैं खुश था, खुश हूँ। और कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब भुला के, स्ट्रगल करके, मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आगे भी करूँगा। शायद मुझे बहुत कुछ करना है आगे, और मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा कि कुछ अलग करूँ, और सुसाइड अटेम्प्ट जैसी बेवकूफ़ी बाद में ना करूँ, और हर किसी को सलाह दूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। 1 साल बाद एनजीओ में 1 साल काम करने के बाद, इंडिपेंडेंटली काम करने के बाद मैं घर आया और 1 महीना छुट्टी लेके आया था। वापस जाने के टाइम ये सब कोरोना वायरस का हो गया, तो मैं जा नहीं पाया, और घर वालों ने भी साफ मना कर दिया था कि हमने 1 साल आपकी बात सुनी है, अभी आप हमारी बात सुनेंगे, अगले 6 महीने तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने भी प्रॉमिस कर दिया कि 6 महीने के बाद, 6 महीने तक मैं घर में ही रहूँगा। यहाँ आने के बाद मुझे अभी खाली समय मिला, माइंड भी चेंज हुआ है मेरा, पॉजिटिविटी बहुत सारी आ चुकी है। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस समय का समय सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, और मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। हाँ, इस उम्र में, हाँ पता है मुझे मेरी उम्र कम है, सिर्फ मैं 29 ईयर्स का हूँ, और इस उम्र में ऑटोबायोग्राफी लिखना मतलब आगे की लाइफ बहुत सारी है, लेकिन जितना आज तक एज ऑन टुडे तक मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से, और काफ़ी हद तक लिख चुका हूँ। और मैं लिखना चाहूँगा। मैं यहाँ पूरा एक्सपीरियंस लिखने वाला हूँ, जैसे मेरा बचपन, एजुकेशन, जॉब स्ट्रगल, सक्सेस, बाद में इंसिडेंट, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट, उसके बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद एनजीओ के बाद तो आया हूँ। तब ये सब मैं लिखने वाला हूँ। अब जब यहाँ आया तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से मैं करने की कोशिश करूँगा। सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग है,
फिर भी मैं करूँगा।